साल था 2028, जब दुनिया को तबाह हुए 10 साल हो चुके थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। न खाने को कुछ बचा था, न गोलियां, और न ही कोई रास्ता बचा था भागने का। मैं इस शहर का आखिरी जिंदा इंसान हूं। मेरा नाम है जुओ टियानचेन। वो 3 गाड़ियों के ऊपर बैठा था और हाथ में एक लड़की की फोटो थामे उसे देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, शुक्र है तुम वक्त पर चली गई। अलविदा। अचानक एक ज़ॉम्बी कार पर चढ़ आया और उस पर झपट पड़ा। हाउल, हाउल, हाउल। जुओ ने गाड़ी का एक हिस्सा उठाया और पूरी ताकत से उस ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारा। मर जा साले। ज़ॉम्बी का सिर उड़कर दूर जा गिरा। लेकिन तभी पूरी भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ी। करीब 15 मिनट तक वो लड़ता रहा, फिर आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। भीड़ ने उसे घेर लिया और जिंदा ही उसके सारे अंग नोच डाले। लेकिन तभी जुओ टियानचेन, क्या मैं मर नहीं गया था ज़ॉम्बीज के साथ? उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जुओ टियानचेन, क्लास में सोने की हिम्मत कैसे हुई? वो चौंक गया। आंखें खोली तो देखा, वो तो अपनी क्लासरूम में बैठा था। चारों तरफ लड़कों की हंसी गूंज रही थी। हा हा हा, देखो, ये तो हेड टीचर की क्लास में सो रहा था। लगता है पूरी रात साइबर कैफे में गेम खेला है। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। उसे तो याद था कि वो मरा था। जॉम्बीज ने उसे मार डाला था। फिर वो यहां कैसे? मैं मरा नहीं। इतने में टीचर गुस्से से चिल्लाया, क्लास से बाहर निकल जा। क्लास खत्म होने तक बाहर खड़ा रहा। टीचर की डांट सुनकर वो शांत हुआ और चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। क्लास खत्म होने के बाद लड़कों के टॉयलेट में जुओ टियानचेन आईने के सामने खड़ा था, अपनी ही शक्ल को देखता हुआ, मानो खुद से सवाल कर रहा हो, आखिर मैं वापस कैसे आया? ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो गई है और मैं फिर से स्कूल आ गया हूं। जुओ टियानचेन बाथरूम के नल के नीचे अपना सिर रखकर ठंडा पानी डालता है। एक शांत दुनिया। न कोई तबाही, न ज़ॉम्बी, न ही कोई इन्फेक्शन। वो पानी बंद करता है और आईने में अपना चेहरा गौर से देखने लगता है। ये चेहरा कितना अजनबी लगता है। 10 साल पहले मैं इतना कमजोर दिखता था। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है। जुओ को एक पल के लिए लगता है कि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आया है। वो बिना सोचे समझे अपना हाथ मारकर शीशा तोड़ देता है। क्रैश। और शीशे के टुकड़े को हथियार बना लेता है। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। इसे पास नहीं आने दूंगा। वो जैसे ही उस इंसान पर वार करने वाला था, तभी एक तेज आवाज आती है, टियानचेन, ये क्या कर रहे हो तुम? वो वहीं रुक जाता है। शीशे का टुकड़ा उस इंसान की गर्दन से बस 10 सेंटीमीटर दूर होता है। त तुम गाओ फई हो? जुओ हैरानी में बोलता है। वक्त मानो थम जाता है। स्कूल की कॉरिडोर में गांव फई जुओ टियानचेन के हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है। यार, ये कितनी गहरी कट लगी है। हॉस्पिटल नहीं चलना? जुओ चुपचाप बैठा उसे देख रहा होता है। गांव फई फिर पूछता है, क्या हुआ था तुम्हें? बाथरूम में तो तुमने जान ही ले ली थी मेरी। जुओ मन में सोचता है, शायद मैं अतीत की यादें नहीं सह सका, इसलिए उसे पहचान नहीं पाया। गांव फई, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जो तब मर गया था जब एपोकलिप्टिक युग शुरू हुआ था। मुझे याद नहीं कि हमने सैनिकों से कितनी पट्टियां चुराई थी। जुओ धीमे से कहता है, फेई, इस बार तुम जिंदा रहोगे। गांव फई थोड़ा चौंक कर पूछता है, वैसे तूने डुआन चुराव को प्रपोज कर दिया क्या? क्या? जुओ हक्का बक्का रह जाता है। गांव फई हंसते हुए बोलता है, अरे, तू ही तो कह रहा था ना कि वैलेंटाइंस डे से पहले तेरा सिंगल स्टेटस खत्म हो जाएगा। जुओ का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वैलेंटाइंस डे? आज? हाँ, आज ही तो है। जुओ मन ही मन सोचने लगता है, दांत पीसते हुए, हे भगवान, क्या तू मजाक कर रहा है? फिर अचानक जेहन में पुरानी यादें लौट आती है। हाँ, अब याद आया। यही दिन था
10 साल पहले का वैलेंटाइंस डे। स्कूल के ग्राउंड में लड़के लड़कियां हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हा हा हा, देखो देखो, इडियट, दोपहर में प्रपोज करेगा और सीधा रिजेक्ट भी। जुओ उस दिन की याद करता है। मैंने हिम्मत जुटाई थी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की डुआन चुरॉ को प्रपोज करने की, लेकिन मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। स्कूल के गलियारे में चलते हुए गांव फेई जुओ टियानचेन से कहता है, इतने सारे लड़के उसके पीछे पागल हैं, लेकिन उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। छोड़ दे यार, डुआन चुरो हमारे जैसे लड़कों की लीग से बाहर है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक डुआन चुरो अपने दो दोस्तों, या यूं कहें असिस्टेंट्स, के साथ सामने आ जाती है। ओए जुओ टियानचेन, वो ऊंचे स्वर में बोलती है, हाथ में एक कागज लहराते हुए। ये तूने लिखा ना? वो लव लेटर को जोर से हिला रही होती है और कहती है, तेरे जैसे लड़के से लव लेटर पाना घिनौना लगता है। लेकिन जुओ टियानचेन अब पहले जैसा नहीं है। वो चुपचाप वो लेटर उसके हाथ से लेता है और शांत आवाज में कहता है, तुझे देखना भी उतना ही घिनौना है। डुआन चुरो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कहा तूने? जुओ मन में सोच रहा होता है, क्या मैं तब अंधा था? मुझे इसमें क्या पसंद आया था? एपोकैलिप्टिक युग के दौरान इसकी खुदगर्जी की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए थे, और उन लोगों में गांव फेई भी शामिल था। गांव फेई ये सब देखकर दंग रह जाता है और जोर से कहता है, ओ भाई, तू तो एकदम लेजेंड निकला। क्या डायलॉग मारा है। 14 फरवरी 2018 दोपहर 2 बजे। उस दिन आसमान में एक भयानक उल्कापिंड, मीटियोराइट, धरती के वातावरण में घुस आया था। जैसे ही वो टकराया, वो टुकड़ों में बिखर गया और पूरी दुनिया में फैल गया। साथ में फैल गया एक अज्ञात वायरस। शुरुआत में जो लोग इस वायरस से संक्रमित हुए वो कोमा में चले गए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग थे जो वायरस से लड़ सके और होश में लौटे। बाकी 70% लोग बन गए थे दरिंदे, राक्षस, इंसानी रूप में राक्षसी जिंदा लाशें। बचे हुए लोग लड़ते रहे और कुछ ने इस तबाही में सुपरनेचुरल ताकतें भी हासिल की। लेकिन ज़ोंबी भी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और आखिर में हमारी धरती बन गई नरक का दूसरा नाम। वर्तमान समय 14 फरवरी दोपहर 12:50 बजे। अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम बचा है। जुओ टियानचेन अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खोया हुआ था और वो सब जोर से बोल रहा था। पास खड़ा गांव फेई उसे हैरानी से देख रहा था। क्या तू कोई नॉवेल लिख रहा है क्या टियानचेन? लेकिन जुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। फेई ने फिर पूछा, तू ठीक है ना? अभी तो तू स्कूल ब्यूटी को उसके मुंह पर भला बुरा बोल आया, अब दुनिया के अंत की बातें कर रहा है। जुओ टियानचे ने हल्की सी सांस ली और कहा, छोड़ इन बातों को। तेरे पास पैसे हैं? हाँ। क्यों? जुओ ने अपना वॉलेट निकाला और गांव फेई को पकड़ा दिया। ये ले, जा और जितना हो सके खाना खरीद ले। कुछ ऐसा जो जल्दी खराब ना हो, जैसे चॉकलेट, शिप बिस्किट, कैन फूड्स वगैरह। दरअसल मैं एपोकलिप्टिक युग पर नॉवेल लिख रहा हूं, तो मुझे इसके लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। तू मेरी हेल्प कर। जुओ मन ही मन सोच रहा था, मैं उसे सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए झूठ बोलना ही ठीक है। फिर वो दौड़ते हुए पुराने स्कूल बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। भागते हुए वो चिल्लाता है, और हाँ, अपने मम्मी पापा को कॉल करके बोल कि वो दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीद लें। खाना खरीदने के बाद स्कूल की फैक्ट्री में मिलते हैं। भागते हुए जुओ के दिल में एक भारी ख्याल आता है, मेरे पेरेंट्स तो सालों पहले कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। बस गांव फेई अपने पेरेंट्स को फोन कर ले, यही दुआ है मेरी। करीब 10 मिनट दौड़ने के बाद वो एक पुराने स्कूल बिल्डिंग पर पहुंचता है। जुओ सोचता है, चांगजी बोर्डिंग स्कूल शहर के उत्तर में एक झील के पास था और ये जगह शहर के ज़ॉम्बी एरिया से काफी दूर थी। पिछले तबाही वाले दौर में यहां भी मौतें हुई, लेकिन फिर भी ये बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा सेफ था। जुओ टियानचेन थका हुआ था, हांफते हुए जमीन पर बैठा। हांफ
हाम्फ, हाम्फ, अब मैं कितना कमजोर हो गया हूं। वो खुद से सोच रहा था। ये एक बोर्डिंग स्कूल है, यहां स्टॉक का अच्छा खासा ज़खीरा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी सांसें नॉर्मल की और बिल्डिंग के पहले माले की तरफ बढ़ा। स्कूल के पुराने दिवालिया हो चुके फैक्ट्री सेक्शन में एक अच्छा हथियार रखा है। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उसने जेब से एक तार निकाला और उसे लॉक में डालकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। 5 मिनट की मेहनत के बाद टक, ताला खुल गया। वो धीरे से मेटल डोर को खोलता है। अंदर बहुत धूल और अंधेरा भरा हुआ था। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की, फिर लाइट का स्विच ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे स्विच मिल गया। टिक, लाइट जल गई। अंदर धूल से भरा एक कमरा था और वहां बहुत सारे बड़े लकड़ी के बॉक्स रखे थे। वो तेजी से उन बॉक्सों में ढूंढने लगा, उसी हथियार को जो पिछली जिंदगी में उसके काम आया था। समय दोपहर 1:52 बजे, 14 फरवरी। क्रोबार। वो एक बॉक्स में से क्रोबार निकालता है और मुस्कुराता है। किचन नाइफ या कुल्हाड़ी जैसे छोटे हथियारों के मुकाबले ये ज्यादा काम का है। फिर वो एक कपड़े के टुकड़े से उसे पकड़ने के लिए मजबूत ग्रिप बांधता है। शुरुआती ज़ॉम्बीज धीमे होते हैं। अगर मैं दूरी बनाकर रखूं तो ठीक रहेगा। और ये पुरानी फैक्ट्री एकदम परफेक्ट है छुपने के लिए। फिर वो क्रोबार को हाथ में लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करता है। मुझे इसे और बेहतर बनाना होगा। और फिर बुदबुदाता है। और उससे फिर मिलना भी है। एक अनजान लड़की की तरफ उसका इशारा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई आ रहा है। क्या गांव फई है? कुछ ही देर में कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आते हैं। गांव फेई भी उनके साथ होता है। वो उदास होकर कहता है, टियानचेन, स्पोर्ट्स कमिश्नर ने मुझे फॉलो किया और अपने लोगों को भी ले आया। जुओ टियानचेन की नजर सामने खड़ी डुआन चुरौ पर पड़ती है। तभी ग्रुप का लीडर आगे आता है और गुस्से से कहता है, जुओ टियानचेन, डुआन चुरौ को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक और लड़का बीच में बोलता है, इतना डरपोक होकर तू स्कूल ब्यूटी से ऐसे बात करता है? जुओ मन ही मन सोचता है, ओह, फिर से एक डुआन चुरौ का फैन बॉय। मैं भूल गया था कि इसके पास तो पूरी फैन आर्मी है। भाग मत। लीडर गुस्से से जुओ की तरफ बढ़ता है और उसे घूंसा मारने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, जुओ टियानचेन ने क्रोबार को कस के पकड़ा और सामने वाले के चेहरे की तरफ पूरी ताकत से झपटते हुए बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्विश। क्रोबार हवा में घूमता है, लेकिन अगले ही पल जुओ रुक जाता है। उसके वार और सामने वाले की गर्दन के बीच बस कुछ इंच का फासला था। बाकी लड़के डर से कांपते हुए चिल्ला उठते हैं, स्पोर्ट्स कमिश्नर, जुओ टियानचेन, शांत हो जा, हत्या हो जाएगी। जुओ टियानचेन का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में वो खून खराबा और गुस्सा झलक रहा था जो किसी आम लड़के में नहीं होता। उसने भयानक आवाज में दहाड़ते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। उसकी आंखों की वो जानलेवा चमक और चेहरे पर फैला हुआ क्रोध देखकर सामने खड़ा लीडर कांप उठा और बिना कुछ कहे घुटनों पर गिर पड़ा। टियानचेन। गांव फेई डर के मारे दौड़कर उसके पास आया। जुओ ने फिर उन सब स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर सीधा डुआन चुरौ की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम सभी, और खासकर तुम, डुआन चुरौ, दफा हो जाओ। डुआन चुरौ की हालत खराब हो गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अब भी जुओ टियानचेन को समझ नहीं पा रही थी। ये वही लड़का था जिसे वो कभी नीचा दिखाया करती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक ऐसा अंधेरा जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। बिना कोई बहस किए सब स्टूडेंट्स वहां से डर के मारे भाग खड़े हुए और जाते जाते अपने लीडर को भी घसीटते हुए साथ ले गए। समय दोपहर 1:55 बजे, 14 फरवरी। वो सारे लड़के जो जुओ टियानचेन को धमकाने गए थे अब स्कूल ग्राउंड में वापस आ चुके थे
और अब उसी के बारे में गॉसिप कर रहे थे। क्या टियानचिन ने सच में हम पर क्रोबार चला दिया? अरे वो बस एक्टिंग कर रहा था। जल्दी ही मैं उसकी अकड़ निकाल दूंगा। सही कहा। पर वही दूसरी तरफ उनका लीडर अब भी सदमे में बैठा था। उसके चेहरे पर अब भी डर और चुप्पी थी। तभी डुआन चुरो उसके पास आई और गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या तू नहीं कहता था कि तू बहुत बड़ा फाइटर है? डर गया? वो चुपचाप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। डुआन चुरो फिर बोली, पसीने पसीने हो रखा है तू। कितना शर्मनाक है। उस लड़के ने उदासी भरे चेहरे से कहा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सच में मुझे मार देता। वो बहुत डरावनी थी। डुआन चुरो ने उसका कालर पकड़ लिया और चिल्लाई, वो बस तुझे डरा रहा था और तू डर भी गया? हद है। पर तभी आह! डुआन चुरो की नजर अचानक ऊपर आसमान की ओर गई। पूरे आकाश में आग के गोले गिरते दिखाई दे रहे थे। पूरी दुनिया की नजरें अब ऊपर थी। उल्कापिंड, मीटियोराइट्स तेजी से जमीन की ओर गिर रहे थे। जापान में लोग घबराकर आसमान की ओर देख रहे थे। माउंट फूजी उल्कापिंड की टक्कर से टुकड़ों में बिखरने लगा। न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स गिर रही थी। लोग इस नजारे को देखकर कुछ डर से कांप रहे थे और कुछ वीडियो और तस्वीरें खींच रहे थे। मेटेओराइट्स, कितना दुर्लभ नजारा है। चलो जल्दी विश मांग लो। इसी दौरान स्कूल की पुरानी इमारत में जुओ टियानचेन खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वो बुदबुदाया, आखिरकार ये आ ही गया। उसके मन में चल रहा था, कितनी विडंबना है। लोग इसे वैलेंटाइन डे पर भगवान का तोहफा समझ रहे हैं। गांव फेई ने उसके गंभीर चेहरे को गौर से देखा और पूछा, तू पक्का है ना कि हमें आज क्लास छोड़नी है और यही रहना है? टियानचेन ने कुछ नहीं कहा। गांव फेई फिर बोला, चल साइबर कैफे चलते हैं यार। लेकिन तभी धड़ाम, भयानक उल्कापिंड जमीन से टकरा गया और जमीन जोरों से कांप उठी। एक खतरनाक भूकंप शुरू हो गया था। पुरानी इमारत में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। तेज कंपन हुआ। पूरा स्कूल हिलने लगा। पुरानी इमारत की दीवारें कांप रही थी। लकड़ी के बक्से और आसपास का सामान गिरकर जुओ टियानचेन और गांव फेई पर गिरने लगा। टियानचेन ने हवा में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। फिर उसने मन में सोचा, शुरुआत हो चुकी है। ये वायरस अब हवा में फैल रहा है। अब सब लोग बेहोश हो जाएंगे। 2 घंटे तक। धीरे धीरे उनके सिर घूमने लगे, चक्कर आने लगा और कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़े। धप! टियानचेन अब अपने पिछले जन्म के सपने में था। उसने देखा, जब मैं उठा था तब पूरी दुनिया नर्क बन चुकी थी। हर तरफ इमारतें गिरी हुई थी। कोई इंसान जिंदा नहीं था, बस खामोशी और तबाही। फिर उसे एक लड़की दिखी। पीछे से उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। शुआन शुआन, क्या ये वही है? क्या वो मेन ग्रुप के साथ नहीं निकली थी? जैसे ही उसने पीछे से उस लड़की को देखा, वो अचानक मुड़ी और टियानचेन का खून सूख गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और आंखों व मुंह से खून बह रहा था। चेहरा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। नहीं, वो झटके से नींद से जागा और जोर से चिल्लाया, शुआन शुआन। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हाम्फ, हाम्फ। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। सिर्फ सपना था, बस सपना। उसने खुद को शांत किया। उसी समय गांव फेई की भी आंखें खुली। उसने जल्दी से अपना मोबाइल चेक किया और घबरा गया। अरे, हम सो क्यों गए थे? बकवास। ये क्या हो गया? उसने टाइम देखा। सुबह के 10 बज गए हैं। हम पूरा दिन सोते रहे। धत तेरी की। अब तो डांट भी पड़ेगी। स्कूल भी मिस कर दिया। फिर वो टियानचेन की ओर देखा। टियानचेन? टियानचेन ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, चिंता मत कर, अब कोई सजा नहीं मिलेगी। गांव फई थोड़ा हिचकिचाया और बोला,
तू ठीक तो है? कल से तू कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आ वो चीख इतनी डरावनी थी कि गांव फेई की रूह कांप गई। टियानचेन ने धीरे से कहा, शुरुआत हो गई है। अब ये इंसानों की गंध सूंघ कर इधर आ रहे हैं। गांव फेई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तू क्या बकवास कर रहा है, टियानचेन? और तभी धड़ाम, दरवाजा खुला और वहां एक ज़ॉम्बी खड़ा था। उसका चेहरा विकृत, आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। उसकी चाल डरावनी और उसकी नजरें सीधी जिंदा इंसानों पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मजेदार और अनदेखे मनहवा एक्सप्लेन वीडियो लेकर मैं जल्दी वापस आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।